कैसे हैं आप सभी बच्चे? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। क्लास 11th के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। क्लास 11th का बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी फैकल्टी, तो आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प करूंगी। आइए स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हम मन लगा के पढ़ते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th बायोलॉजी बच्चों। चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। क्या है ये? चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आप क्लास 10th को पास करके आए हैं। क्लास 11th में आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया है, इसलिए आप इस क्लास में बैठे हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि क्लास 11th की बायोलॉजी बच्चों वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें चीजें बेस है जो आपकी हायर स्टडीज का ये पहला ही क्लास है जो आपका बेस है, यानी कि फाउंडेशन आपका मजबूत करेगा। तो क्लास 11th का ये वाला चैप्टर बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको याद करनी होंगी, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे और इन चीजों को बार बार रिवाइज करने के साथ ही साथ वो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि जब आप आगे की स्टडी करेंगे अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट की तो ये वर्डिंग्स बार बार आएंगी। बायोलॉजी का क्लास 11th है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। जीव जगत से आपका क्या मतलब है? जीव जगत से आप क्या समझते हैं बच्चों? जीव जगत एक ऐसा जगत है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में स्टडी करते हैं। जीव मतलब वो जो भी वस्तुएं हैं इस संसार में, जितनी भी वस्तुएं पाई जा रही हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। वो दोनों कैटेगरीज कौन सी हैं? एक कैटेगरी है सजीव और दूसरी कैटेगरी है निर्जीव। एक कैटेगरी क्या है? सजीव और दूसरी कैटेगरी है निर्जीव। दूसरी कैटेगरी क्या है? निर्जीव है। ठीक, तो हमें किसके बारे में स्टडी करना है? जीव जगत में, द लिविंग वर्ल्ड में हमें उन जीवों के बारे में अध्ययन करना है जो सजीव हैं, मतलब जिनके अंदर क्या पाया जा रहा है? जिनके अंदर जीवन पाया जा रहा है। जीवन का मतलब लाइफ पाई जा रही है जिनके अंदर, उन्हें हम सजीव कहते हैं। ठीक, अब बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का, यानी कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स क्या कहलाती है बच्चों? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यही कहलाती है बायोलॉजी। बायोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जीव विज्ञान। जीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान की अलग अलग बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें मुख्यतः जंतुओं का अध्ययन जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन जिसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, और कुछ बहुत बड़ा संसार है सूक्ष्म जीवों का भी, तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये आप सभी जानते हैं, लेकिन क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है और आपको फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए ये सारी चीजें आपको एक बार रिकॉल करनी होंगी। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कैसे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। ठीक, बायोस का मतलब जीव और अध्ययन, लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर के बायोलॉजी वर्ड बना है, यानी कि हर प्रकार के जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ा विज्ञान अगर किसी को कहा गया है तो उस विज्ञान का नाम है जीव विज्ञान।
सबसे बड़ा विज्ञान, सबसे बड़ा इन द सेंस सबसे लेंदी विज्ञान कौन सा है? जीव विज्ञान है। सबसे लेंदी विज्ञान कौन सा है? जीव विज्ञान है। जैसा कि ये आप सभी जानते हैं, एक बार हम फिर से कुछ चीजें रिवाइज करेंगे। क्या जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? देखिए, जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? सर अरस्तु। उन वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने जीव विज्ञान का आविष्कार किया था उनको क्या कहते हैं? अरस्तु, या इंग्लिश में हम उन्हें बोलते हैं एरिस्टोटल, यानी कि प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। हिंदी में हम उन्हें अरस्तु कहते हैं और अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप उन्हें एरिस्टोटल लिखेंगे। ठीक है, ये कौन है? जीव विज्ञान के जनक हैं। अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं पाई जा रही हैं मुख्यतः। जीव विज्ञान की दो शाखाएं पाई जा रही हैं मुख्यतः। कौन कौन? जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं पाई जा रही हैं। कौन कौन सी? जीव विज्ञान, इसकी दो शाखाएं पाई जा रही हैं। नंबर 1 इज जंतु विज्ञान, यानी कि जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में जूलॉजी। इसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। और उसके बाद वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? बॉटनी। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन थे? मैंने आपको अभी बता दिया। जीव विज्ञान के जनक थे सर अरस्तु, जिन्हें हम इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। जूलॉजी के जनक कौन थे? जंतु विज्ञान के भी जनक सर अरस्तु ही थे। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? इनके भी जनक सर अरस्तु ही थे। ठीक, इसके बाद आपका नंबर आता है वनस्पति विज्ञान का। वनस्पति विज्ञान के जनक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था सर थियोफ्रेस्टस। उन वैज्ञानिक का नाम था सर थियोफ्रेस्टस। सर इसलिए लगा दे रही हूं क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया था, तो ये सम्मान के पात्र हैं। इसलिए हम हर वैज्ञानिक के सामने सर अरस्तु, सर थियोफ्रेस्टस ऐसा लिख सकते हैं या लिखना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किया जाता है। इसीलिए चैप्टर नंबर 1 का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीवों का संसार, जीव जगत। जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? सर अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? सर अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? सर थियोफ्रेस्टस। इतना क्लियर है? अब आप लोगों को ये देखना है कि जीवधारियों के कुछ लक्षण होते हैं। तो जीवधारियों के कुछ लक्षण हैं, वो कौन कौन से हैं? जीवधारियों के कुछ लक्षणों में जीवधारियों के लक्षण, जीवधारी कौन कौन से लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं? नंबर 1 पे वो क्या प्रदर्शित करते हैं? सभी जीव क्या करते हैं बच्चों? वृद्धि करते हैं, यानी कि ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, यानी आंतरिक और बाह्य वृद्धि उनके अंदर पाई जाएगी। जैसे कि हम हैं, हम शिशु थे और हम बड़े हो गए, अब हम एडल्टहुड में आ गए हैं, पर क्या निर्जीव वस्तु यानी आपके पास अगर कोई चेयर है तो क्या वो बड़ी होती है? नहीं। इसका मतलब ग्रोथ का होना जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है। तो जीवों के भार में और संख्या में वृद्धि होना, वृद्धि के क्या है? द्वियुग्मी लक्षण हैं। अब इसमें कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं?
सेल डिवीजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। और पौधों में ये वृद्धि जीवन पर्यंत कैसे होती रहती है? कोशिका विभाजन के द्वारा होती रहती है। प्राणियों में ये वृद्धि, यानी कि जो जीव होते हैं पौधों में और प्राणियों में, तो जो जूलॉजी में जीव होते हैं, जंतु जो होते हैं, एनिमल्स, उनमें ये वृद्धि कुछ एक लिमिटेड एज तक होती है। और कोशिका विभाजन कुछ विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक टिश्यूज में होता है, और जो विलुप्त हो जाती हैं कोशिकाएं उनके स्थान पे नई कोशिकाएं आ जाती हैं। लेकिन पौधों में ये वृद्धि समय के साथ बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। अच्छा, एक कोशिकीय भी जीव भी जो होते हैं वो कोशिका के विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी कि वृद्धि, ग्रोथ जो है वो ग्रोथ इन नंबर्स भी है और ग्रोथ इन साइज एंड स्ट्रक्चर भी है। तो ग्रोथ जो है वो हमारा, वृद्धि जो है वो हमारी कैसी है? जीवधारियों के लक्षण में मानी जाती है। लेकिन पर्वत और रेत के टीले भी वृद्धि कर सकते हैं। तो क्या निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि क्यों होती है बच्चों? केवल बाह्य वृद्धि होती है, और जो सजीव होते हैं उनमें आंतरिक वृद्धि होती है। वृद्धि भी कैसी होनी चाहिए? बाह्य के साथ साथ आंतरिक वृद्धि भी होनी चाहिए, यानी कि बाहर के साथ साथ अंदरूनी अंगों में भी वृद्धि होती है, तो वो जीवधारियों का लक्षण कहलाएगा। दूसरा जीवधारियों का इंपॉर्टेंट लक्षण है जनन। जनन यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि अपनी ही संतति को बढ़ाने के लिए जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं वो जीवधारियों का ही लक्षण है, जनन। अच्छा, कुछ ऐसे जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हैं, तो ये जनन नहीं कर सकते हैं। तो जनन जीवधारियों के प्रमुख लक्षणों में एक है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो जनन नहीं, मतलब वो जनन करने के योग्य नहीं होते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सजीव नहीं है, वो सजीव हैं परंतु वो जनन नहीं कर सकते हैं। तो ये जीवों का सबसे ज्यादा समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है बच्चों उपापचय। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। उपापचय को हम इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। देखिए, उपापचय हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो सारी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो किसी भी निर्जीव में ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं पाई जाती। शरीर के बाहर सेल फ्री सिस्टम में उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो प्रदर्शित हो सकती हैं, लेकिन अगर जीव शरीर के बाहर परख नली में या एकाकी उपापचयी क्रियाएं हैं तो वो जैविक नहीं है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म किसमें होगा? केवल और केवल ये सजीवों का लक्षण है। मेटाबॉलिज्म यदि हो रहा है तो इसका मतलब वो सजीवों का स्पेसिफिक लक्षण है, सजीवों का समग्र लक्षण है, समग्र लक्षण है। अगर उपापचय हो रहा है, अगर उपापचय की प्रक्रिया हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, यानी कि बॉडी के अंदर अगर वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये इसमें कोई अपवाद नहीं है, निर्विवाद रूप से उपापचय सजीवों का लक्षण है। उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो निर्विवाद रूप से जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में डिस्क्राइब की गई हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में अपचयन अभिक्रियाएं और उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बच्चों हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया होती रहती है, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती रहती है। तो ये क्या है? ये उपापचयी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि फोर्थ लक्षण जो है क्या होती है? जीवों में संवेदनशीलता और अनुकूलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संवेदनशीलता पाई जाती है, और क्या क्या पाई जाती है? अनुकूलता पाई जाती है। अब अनुकूलता और संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं? संवेदनशीलता का मतलब सेंसिटिविटी, और अनुकूलता का मतलब
एडॉप्टेबिलिटी, यानी कि वो अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि सेंसिटिव होते हैं, और उनके अंदर अपने आसपास के वातावरण में अपने आसपास के वातावरण को अडॉप्ट करने की क्षमता होती है, यानी कि उनके अंदर क्या होती है, एडॉप्टेबिलिटी होती है, वो एडॉप्टेबिलिटी होती है उनके अंदर। क्या होती है, क्या होती है उनके अंदर, संवेदनशीलता होती है, किसके, जीवों के अंदर संवेदनशीलता होती है और अनुकूलता की क्षमता होती है। तो इसमें बच्चों प्रोकैरियोट्स से लेकर के जटिलतम यानी कि यूकैरियोट्स जंतु जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक सब क्या करते हैं, पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि ये संवेदनशीलता और अनुकूलता क्या है, सजीवों का लक्षण है। ये क्या है, ये सजीवों का लक्षण है। सेंसिटिविटी और एडॉप्टेबिलिटी क्या है, ये सजीवों का समग्र लक्षण है। ठीक, इसके बाद कुछ और है, जैसे उनमें क्या होगा बच्चों, लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है। वो क्या करते हैं, उनका जन्म होता है, वे विकसित होते हैं, उसके बाद अपनी संख्या बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद वो वृद्धावस्था में चले जाते हैं और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि जीवों में क्रमबद्ध रूप से सिस्टेमेटिक तरीके से क्या होती है, अलग अलग बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और जिसे इम्पोर्टेंटली सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। यानी उनके अंदर क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। कैसा होता है, जीवन से मृत्यु तक उनका बर्थ होगा और उनकी मृत्यु होगी। निर्जीव चीजों की जन्म और मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता है, और जीवों में जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। उनके अंदर और क्या होगा बच्चों, उनके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, यानी कि क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। उनके अंदर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, और यही जीवों की भौतिक आधारशिला है, यानी कि फिजिकल बेस ऑफ लाइफ क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसमें जीव द्रव्य और वातावरण के बीच आदान प्रदान की जो प्रक्रियाएं हैं वही क्या कहलाती हैं, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद इनमें और क्या होता है, जीवों में बच्चों, जीवों के समग्र लक्षण में इनमें सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि सभी जीव जो है वो कोशिका से मिल करके बने हुए हैं। उनमें क्या पाया जाएगा, सेल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। यदि वो जीव है, चाहे वो पौधा है, चाहे वो जंतु है, उसके अंदर क्या है, सेल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। उसके बाद और उसमें क्या पाया जाता है बच्चों, उसमें गति पाई जाती है, मूवमेंट पाया जाता है। अब मूवमेंट तो ट्रेन भी कर रही है, मूवमेंट तो गाड़ियां भी कर रही हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है इसको भी हम जीवधारियों का लक्षण मान सकते हैं। एक कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं कि उसके अंदर गति होती है। और संपूर्ण पौधा जो होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है, एक क्लेमाइडोमोनास नाम का पौधा होता है, एल्गी में जो आता है, उसमें जो युग्मक यानी कि गैमीट्स होते हैं वो चल भी जाणु होते हैं। वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। तो जंतु भोजन अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं या गति करते हैं। तो यानी कि मूवमेंट भी सजीवों का लक्षण है, मूवमेंट को भी हम सजीवों का लक्षण मान सकते हैं। उसके बाद उनके अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद और क्या होती है बच्चों, उनके अंदर एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है, यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जब वो कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं और उसके बाद वो एक्सक्रीशन करते हैं। उनके अंदर और क्या होता है, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है, उनके अंदर न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है कि जीवद्रव्य निर्माण के लिए क्या करते हैं, भोजन की जरूरत होती है और उसको वो भोजन का निर्माण करना, लेना और उसके बाद उसका यूज करना शरीर के लिए क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ये सब आपने रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन
और पाचन, ये सब आपने क्लास 10th में यूनिट 6 में पढ़ा है, ठीक है। एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, और क्या होता है बच्चों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो ये क्या है, ये सजीवों के लक्षण है। पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि ये सजीवों का लक्षण है। इसमें क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये क्या कहलाती हैं, यही प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं, यानी कि ये आपके शरीर में निरंतर चलती रहती हैं और ये लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं में जैव प्रक्रम चलता रहता है वो सजीवों के लक्षण हैं और वो सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। चैप्टर पर चलते हैं। हमें आज वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो आप ये जानते हैं कि भारत जो है वो बहुत बड़ा विविधता वाला प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर क्या पाई जाती है बच्चों, यहाँ पर पाई जाती है बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता पाई जाती है। तो जैसा कि शब्द से ही आप समझ पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। भारत में लगभग 45,000 पौधों की जातियां हैं और जंतुओं की संख्या जो है वो इसकी 2 गुनी है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्लासिफिकेशन करना सीखना है। क्या सीखना है, हमें वर्गीकरण सीखना है। वर्गीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। अब इतना ज्यादा बड़ा जैव विविधता से भरा है ये पूरा संसार, तो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ गई, वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ गई। क्योंकि अगर मैं हूं, आप हैं, तो अगर हमारा नाम नहीं रखा गया तो हम कैसे पहचाना जाएगा कि मैं समता शुक्ला हूं और आप हैं, क्योंकि मेरा नाम रखा गया है। इसी तरह से जो जीव जगत है उसमें भी सरलता से पहचान करने के लिए क्या किया गया बच्चों, वर्गीकरण की एक प्रक्रिया की गई, जिसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसमें एक तो बाइनोमियल क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। तो इन पद्धतियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगली कुछ कक्षाओं में, समझते चलेंगे, पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, वर्गीकरण को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और वार्गिकी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। वार्गिकी को हम क्या कहते हैं बच्चों, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जीवों की पहचान, नामकरण और उसको क्या कहते हैं, जीवों की पहचान को, नामकरण को और वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और ये एक सिस्टम से होगा, मतलब स्टेप वाइज होता है। तो इसको आपको कुछ अगली कक्षाओं में पढ़ना और समझना है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th। इट इज द फाउंडेशन ऑफ योर हायर स्टडीज। तो बहुत ध्यान से मन लगा करके पढ़ते रहिए और ज्ञानदीप चैनल की सहायता से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। क्लास 11th में आगे हम द्विनाम पद्धति के बारे में विचार करेंगे और उसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।